नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं यूपीएससी पीईटी का मास्टर बैच चल रहा है और आज के सेशन में दोस्तों हम लोग भारतीय इतिहास नहीं प्राचीन इतिहास आप कह सकते हैं, प्राचीन इतिहास के राजपूत काल और प्राचीन भारत के विविध प्रश्नों को उठाया है। ये टॉप 10 क्वेश्चन को हमने उठाया है। ये बहुत ही चुनिंदे क्वेश्चन को हमने इस सेशन में उठाया है। केवल 10 क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन आपकी तैयारियों को डिसाइड करेगा, आपकी तैयारियों को बताएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप पीईटी की परीक्षा में कितना करके आने वाले हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों से बता दूं कि दोस्तों यूपीएससी पीईटी का मास्टर बैच चल रहा है। 30 दिनों का ये बैच रहेगा। डेली 2 क्लासेस ली जाती है, एक दोपहर को 2 बजे क्लासेस होती है, दूसरी शाम को 8 बजे क्लास हुआ करती है। और अगर आप सीरियस होकर के यूपीएससी पीईटी की परीक्षा को निकालना चाहते हैं, एक बेहतरीन अंक स्कोर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस 30 दिनों के सेशन के साथ जुड़ जाइए। डेली जो दोनों क्लासेस होती है, दोनों क्लासेस को 2 से 3 बार डेली आप देखिए। आप जो 20 अगस्त को संपन्न होने जा रही है यूपीएससी पीईटी की परीक्षा, आप उसमें 100 में से 90 या उससे ज्यादा अंक बड़े ही आराम से हासिल करके ले आएंगे अगर आप हमारे इस सेशन के साथ जुड़ते हैं। डेली हमारी वीडियोस को 2 से 3 बार अगर आप देखते हैं तो आज के सेशन में टॉप 10 क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया है। बहुत ही धुआंधार धमाकेदार ये क्वेश्चन होने वाला है और ये टॉप 10 क्वेश्चन जान लीजिएगा आपकी तैयारियों को बताने वाला है कि आप कितनी तैयारी किए हैं, कितना आप अभी प्रिपेयर हुए हैं यूपीएससी पीईटी की परीक्षा के लिए। और सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम रहेगा। 10 सेकंड के अंदर आप सभी लोगों को हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है। बट शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक जरूर करना, सेशन को पूरा एंड तक देखना, साथ ही साथ सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन की। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन राजपूत काल से है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या संस्कृत साहित्य। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए 10 सेकंड के अंदर अंदर। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? सभी लोगों को आंसर देना है, जल्दी से देना है, फटाफट से सभी लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। जल्दी से दीजिए सभी लोग इसका आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल साहित्य। जी हां दोस्तों, प्राचीन तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। और दोस्तों ये संगम जो है तमिल कवियों और तमिल विद्वानों की एक सभा या एक परिषद थी जिसका आयोजन पांड्य राजाओं के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? पांड्य राजाओं के द्वारा करवाया जाता था। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, श्रीकालहस्ती में, तिरुपति में, हम्पी में या भद्राचलम में। भद्राचलम में, जल्दी बताइएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है? श्रीकालहस्ती में, तिरुपति में, हम्पी में या भद्राचलम में। जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग। 10 सेकंड का टाइम है आप सभी लोगों के पास, 10 सेकंड का टाइम है। जल्दी सभी लोग इसका आंसर देंगे, जल्दी से सभी लोग दीजिए इसका आंसर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है? जल्दी से जवाब देना सभी लोगों को, 10 सेकंड खत्म होने वाला है। जल्दी से, जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम्पी। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। कहां पे? कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है और भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। दोस्तों ये मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर बना हुआ है और हम्पी जो है ये विजयनगर राज्य की राजधानी थी। ठीक है ना? तो तीनों पॉइंट को याद रखिएगा कि विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और दोस्तों ये मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है और ये जो हम्पी है ये विजयनगर राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इन तीनों पॉइंट्स को कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पॉइंट्स से भी क्वेश्चन बनेंगे। याद रखना, मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं उसको हल्के में मत लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं उन्हीं पॉइंट्स को बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन बन चुके हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो एसएससी के एग्जाम में हो, सीजीएल के एग्जाम में हो, टीचिंग भर्ती के एग्जाम में हो, एनटीपीसी के एग्जाम में हो। ठीक है ना? जहां जहां क्वेश्चन बन चुके हैं मैं उन सभी का एक्सप्लेनेशन मैंने उठाया है, इसलिए मैं जो भी फैक्ट्स बता रहा हूं उसको कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लेना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करो, सबसे पहले तो वीडियो को तुरंत लाइक करो और शेयर तो बिल्कुल करते रहो। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब करो, आप पहले तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सी जो रहेगा वो सही हो जाएगा कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, कर्नाटका के हम्पी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके यूपी चकबंदी लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया जो 2015 में संपन्न हुई थी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? फिर से समझिएगा क्वेश्चन को। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? चार ऑप्शन है, राजेंद्र प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, अधिराज ने, या इनमें से कोई भी नहीं। और ये भी देख रहे हैं लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है और आप सभी लोग पीटी की तैयारी या लेखपाल के ही चक्कर से सभी लोग लगभग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो लेखपाल का ही क्वेश्चन है। देख रहे हैं क्वेश्चन भी कितने जबरदस्त तरीके से सेट किया गया आप लोगों के लिए, कितना बेहतरीन ढंग से उठाया गया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो जल्दी से बताइए सभी लोग इसका आंसर, फटाफट से आंसर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से दीजिए आंसर सभी लोग। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? जल्दी से दीजिए आंसर, जल्दी से। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगा कोट की उपाधि धारण की थी। किसकी? गंगा कोट की, राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है ना, और दोस्तों गंगा, और फिर जब गंगा कोट की उपाधि धारण की तो उसके बाद इसने अपनी एक नई राजधानी बनाई और नई राजधानी का नाम क्या रखा? गंगा कोट चोलपुरम। गंगा कोट चोलपुरम नाम रखा। ठीक है ना, और दोस्तों इसने अपनी नई राजधानी के पास में ही चोल गंगम नामक एक झील का निर्माण करवाया। ठीक है ना, चोल गंगम नामक झील का निर्माण करवाया और इसी को ही हम लोग चोल झील के नाम से भी जाना करते हैं। ठीक है ना, ये 16 मील लंबी झील है। ठीक है ना, तो एक एक पॉइंट को याद रखना। फिर से बता रहा हूं कि राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी के अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगा कोट की उपाधि धारण की थी और गंगा कोट की उपाधि धारण करने के बाद उसने नई राजधानी बनाई। नई राजधानी का उसने नाम रखा गंगा कोट चोलपुरम। गंगा कोट चोलपुरम उसने नई राजधानी का नाम रखा और उसने अपनी नई राजधानी के पास में ही चोल गंगम नाम का एक झील का निर्माण करवाया और यह झील दोस्तों 16 मील लंबी थी और इसी झील को ही हम लोग आज चोल झील नाम से जाना करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन स्वभाव को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? वेल्लन बगाई, शाला भोगा, पल्लित छांदम या ब्रह्मदे? क्या होगा सही आंसर? 10 सेकंड के अंदर सभी लोगों को जवाब देना है। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, फटाफट से इसका आंसर देना है सभी लोगों को। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दीजिए, फटाफट से, फटाफट से इसका आंसर सभी लोग करिए जल्दी से। बिल्कुल 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 दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पल्ली छंदम। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए एक काम करते हैं, एक बार ये सारे ऑप्शंस को आइए एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन, ये जो ऑप्शन नंबर सी देखा ये तो आप जान ही गए हो कि जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को हम लोग पल्ली छांदम कहते थे। अब ऑप्शन नंबर ए को देखो, विल्लन बगाई को। ठीक है ना, तो दोस्तों गैर ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को हम लोग वेल्लन बगाई कहते हैं। ठीक है ना, किसको? ये वेल्लन बगाई किसको बोलते हैं? गैर ब्राह्मणों को। गैर ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको वेल्लन बगाई कहते थे। ठीक है ना, अब उसके बाद ऑप्शन नंबर बी को हम लोग देखें, शाला भोग को। तो दोस्तों जो भूमि विद्यालय स्कूल की व्यवस्था के लिए दान में दी जाती थी उसको हम लोग शाला भोग कहते थे। किसको? जो भूमि, जो जमीन विद्यालय या स्कूल की व्यवस्था के लिए दान में दी जाती थी उसको हम लोग शाला भोग कहते थे। ऑप्शन नंबर सी पल्ली छांदम तो आप लोग जान ही गए। ऑप्शन नंबर डी को भी आइए देख लेते हैं, ब्रह्मादे को। तो दोस्तों जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उनको हम लोग ब्रह्मादे कहते थे। ठीक है ना, जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उस भूमि को हम लोग ब्रह्मादेय कहते थे। यानी कि जो चारों ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया और इस चारों ऑप्शन को कहीं ना कहीं प्रॉपरली नोट कर लेना, क्योंकि इन चारों में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा, कुछ भी पूछ लेगा, कैसे भी घुमा पूछ लेगा, आप लोग चारों ऑप्शंस के बारे में जाने रहोगे तो आप बड़ी आसानी से पीटी के एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके चले आओगे। क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं आपको 100 में से 90 या उससे ज्यादा अंक हासिल कराऊंगा। तो जान लीजिए तैयारी भी उस हिसाब
हिसाब से कराऊंगा, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए उतनी मेहनत आप लोगों को भी करनी है। आप ये जानिए इस क्वेश्चंस को सेट करने में, इसके एक एक फैक्ट्स को सेट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, पूरे दिन की मेहनत लगती है, तब जाकर के ये टॉप 10 या टॉप 50 क्वेश्चंस तैयार हो पाते हैं। ठीक है ना। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर कर देना वीडियो को। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है पाल वंश का पहला शासक कौन था। 4 ऑप्शन दिया गया है, देवपाल, रामपाल, गोपाल या महिपाल। जल्दी से दीजिएगा सभी लोग इसका आंसर। पाल वंश का पहला शासक कौन था, 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट से आंसर दीजिए सभी लोग इसका। देवपाल था, रामपाल था, गोपाल था या महिपाल था, कौन था? जल्दी सभी लोग इसका आंसर दीजिए कि पाल वंश का पहला शासक कौन था। फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा कि पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, गोपाल ने लगभग 750 से, कब से 750 से 770 ईस्वी तक इसने शासन किया। किसने? ये गोपाल ने। ठीक है ना। और दोस्तों ये जो गोपाल था ये बौद्ध मतानुयायी था और नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण भी करवाया है गोपाल ने। ठीक है ना। सारी चीजों को जान लेना कि जो पाल वंश का संस्थापक है वो गोपाल है और गोपाल का शासनावधि क्या है, तो 750 से लेकर 770 के बीच में है और ये बौद्ध मतानुयायी था, बौद्ध मत को मानने वाला था और नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण भी करवाया है गोपाल ने। ठीक है ना। तो ये तीनों ही पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या उत्तरी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, फटाक से आंसर दीजिए सभी लोग। इस क्वेश्चन का 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में से संबंधित है, जल्दी बताइएगा। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, फटाक से आंसर देना सभी लोगों को। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी। ठीक है ना, पूर्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से संबंधित है। पूर्वी हिस्से का मतलब कि बंगाल से और बिहार से, मैं यहां लिख दे रहा हूं। पूर्वी हिस्से का मतलब बंगाल से और बिहार से संबंधित है। और दोस्तों पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था। ठीक है ना, सबसे प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल था। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो धर्मपाल था इसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से बता रहा हूं कि जो पाल साम्राज्य है ये पूर्वी हिस्से से संबंधित है, यानी बंगाल और बिहार से संबंधित है और पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, लेकिन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था और धर्मपाल ने ही दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 4 ऑप्शन दिया गया है, तोमार वंश का, खिलजी वंश का, सैयद वंश का या तुगलक वंश का। जल्दी बताइएगा सभी लोग इसका आंसर। तोमार वंश का, खिलजी वंश का, सैयद वंश का या तुगलक वंश का। जल्दी सभी लोग इसका आंसर देंगे। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? जल्दी से आंसर देना सभी लोगों को, जल्दी से देना। ये बहुत ही चुनिंदे हुए क्वेश्चन है, बहुत ही चुनिंदे क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन है, बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही रामबाण होगा और एक एक क्वेश्चन का फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर फैक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। इसीलिए मैं इन फैक्ट से अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किया हूं, क्वेश्चन अकॉर्डिंग फैक्ट को सेट किया हूं। बहुत ही मेहनत लगती है इन चीजों को करने में, जो आपके सटीक एग्जामिनेशन के हिसाब से हो। इसके ऐसा करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना, शेयर नहीं किया सेशन को तो शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो तुरंत करो, बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि हमारे हर सेशन की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही लोगों को मिले। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था?
बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा तोमार वंश का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा तोमार वंश का। जी हाँ दोस्तों, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमार वंश का शासन था। तोमर वंश का शासन था और इस वंश का शासन आरंभिक 12वीं शताब्दी से शुरू होकर के 1165 ईस्वी तक था। और दोस्तों, इस वंश का प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था अनंगपाल। ठीक है ना, क्या नाम था? अनंगपाल था। और इस अनंगपाल की शासनावधि कितनी है? 1130 से लेकर के 1145 के बीच में है। ठीक है ना, 1130 से लेकर के 1145 के बीच में है। ठीक है ना, तो एक एक पॉइंट याद रखना कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमार वंश का शासन था। और दोस्तों, इस वंश का जो आरंभ है वो 12वीं शताब्दी से लेकर के 1165 ईस्वी तक रहता है। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम होता है अनंगपाल। और अनंगपाल की शासनावधि कितनी है? 1130 से लेकर के 1145 के बीच में रहती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा तोमर वंश का। जी हाँ दोस्तों, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन हुआ करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्राचीन भारत के विविध से है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? चार ऑप्शन है, सिंधु और झेलम के बीच में, झेलम और चेनाब के बीच में, चेनाब और रावी के बीच में, या रावी और व्यास के बीच में। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी सभी लोग दीजिएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी सभी लोग दीजिएगा 10 सेकंड के अंदर अंदर। निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका आंसर। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। क्या होगा सही आंसर? निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? सिंधु और झेलम के बीच में, झेलम और चेनाब के बीच में, चेनाब और रावी के बीच में, रावी और व्यास के बीच में। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी सभी लोग आंसर करिए। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम के बीच में। जी हाँ दोस्तों, जो तक्षशिला शहर है ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच में बसा हुआ है या बीच में स्थित है। और दोस्तों, ये जो तक्षशिला है, ये तक्षशिला जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और तक्षशिला दोस्तों एक शैक्षणिक केंद्र था और विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है ना, तो ये तीनों ही पॉइंट को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदियों के बीच में है। और दोस्तों, तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और दोस्तों, तक्षशिला किस लिए फेमस है? तो तक्षशिला एक शैक्षणिक केंद्र था और विश्वविद्यालयों के लिए अति प्रसिद्ध था। ठीक है ना, तो इन तीनों ही फैक्ट्स को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन दे पाता है। क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहां मिलती है? भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहां मिलती है? चार ऑप्शन है, अजंता की गुफाओं में, उदयगिरी में, मेहरगढ़ में, या भीमबेटका की गुफाओं में। जल्दी सभी लोग इसका आंसर देंगे। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहां मिलती है? अजंता की गुफाओं में, उदयगिरी में, मेहरगढ़ में, या भीमबेटका में। जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग इसका। बिल्कुल बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका की गुफा में। जी हाँ दोस्तों, भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका में मिला करती है। और दोस्तों, ये जो भीमबेटका है ये आपके मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में, ठीक है ना, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। याद रखना इस पॉइंट को। कहां पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में और पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये जो है ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में भी शामिल है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में भी शामिल है। तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा कि भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका में मिलती है। और भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। ठीक है ना, और ये जो भीमबेटका है दोस्तों ये यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में भी शामिल है।
ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन गलत हुआ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इस 30 दिनों सेशन साथ जुड़े रहिए। बस 30 दिन पूरा होते होते आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी, नया कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा। आप खुद ये फील कर पाओगे कि आप पीटी की परीक्षा में बड़े ही आराम से 90 अंक तो बड़े आराम से लेकर के आओगे, आंख बंद करके ले आओगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ताकि हमारे हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को ही मिले। ठीक है। और साथ ही वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो नीचे दिए गए ये IQ मेंटर एग्जाम वर्ल्ड है नाम के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। यहां पे आपको हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज करिएगा तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। और हर जगह पे चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम पेज हो, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ नया बेहतरीन जानने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं कल 2 बजे के सेशन में। तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।